एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग सीबीएसई टर्म 2 की सीरीज़ को शुरू करके रखे हुए हैं इस चैनल पर, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। केमिकल काइनेटिक्स में 2 चैप्टर मतलब 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी, जिसके बाद दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर पढ़ा, मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ी और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की हम लोगों ने डेरिवेशन कर ली थी और उसके ग्राफ्स वगैरह बना लिए थे। इसके बाद जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चन और रहता है, वो भी आज के सेशन में होगा। उसके बाद आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डील करेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, कुछ सवाल करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशंस को भी आज करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए फोकस करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोग जीरो ऑर्डर का सवाल देखेंगे, एक जो कि कल रह गया था, मतलब पिछली वीडियो में रह गया था। उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखना जरा, इस सवाल में बोला गया है कि जो Cl2O7 का डिकम्पोजिशन होता है उसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से है कि Cl2O7 ब्रेक हो जाता है 2ClO2 प्लस 3/2O2 में। और ये जो रिएक्शन है उसके बारे में क्या बोला गया है, ये जो रिएक्शन है उसके बारे में क्या बोला गया है कि ये जो रिएक्शन है वो फॉलो करती है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। किसको फॉलो करती है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो यही बोल दी रिएक्शन में कि ये कैसी है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये रिएक्शन कैसी बोली है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे बोली गई है। उसके बाद बोला गया है इफ एट पर्टिकुलर इंस्टेंट रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ Cl2O7 इज दिस। ठीक है, रेट बोल दी गई हमसे कितनी, Cl2O7 का डिकम्पोजिशन की कितनी रेट बोल दी गई है, 50 mmHg पर सेकेंड, मिलीमीटर Hg पर सेकेंड रेट बोली गई है। तो हमें बताना है देन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन हैविंग इनिशियल प्रेशर ऑफ Cl2O7 एज 600 mmHg, कैलकुलेट करना है हमें रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2, T हाफ और ओवरऑल ROR। ओके, तो इसमें बोला गया, इस सवाल में ये बोला गया सिंपल सा कि ये जो रिएक्शन लिखी है वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे Cl2O7 की जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो कितनी दे रखी है, 50 mmHg पर सेकेंड दे रखी है। तो वो पूछ रहे हैं कि इस रिएक्शन का अगर जो इनिशियल प्रेशर अगर 600 mmHg होगा, 600 mmHg, तो वो कह रहे हैं कि अगर इस रिएक्शन का इनिशियल प्रेशर 600 mmHg हो तो आप बताओ रेट कांस्टेंट कितना होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 कितना होगा, T हाफ ऑफ रिएक्शन कितना होगा और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज हमने रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखना सीखा था। अपीयरेंस किसके लिए होता है, प्रोडक्ट के लिए, और डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट के लिए होता है, dy/dt। और रिएक्टेंट के लिए माइनस का साइन आता है और प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन आ जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम वही लिख लेते हैं इस पूरी रिएक्शन के लिए। तो जो ROR है, मतलब मैं सिंपल R लिख रहा हूं उसको, वो क्या होगा, सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो माइनस dy/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ Cl2O7। ठीक है, माइनस क्यों लगाया है, बिकॉज Cl2O7 क्या है, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1, इसलिए 1 से डिवाइड किया, वो दिखाया नहीं, इक्वल्स टू। जब हम ClO2 के लिए लिखेंगे तो स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, dy/dt ऑफ ClO2, ओके, इक्वल्स टू। अब अगर जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन ही प्रोडक्ट है। अब जब 3/2 से डिवाइड करेंगे, 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 dy/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन लिख दिया अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के साथ और ROR के साथ। अब हम पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। पहले सवाल में बोला गया है रेट कांस्टेंट क्या होगा। अब उस दिन भी बताया कि रेट कांस्टेंट को बच्चे R समझने लगते हैं, लेकिन रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, K। रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई, मतलब यहाँ पे हमें K बताना है कि K क्या होगा। तो याद करो रेट वाला एक्सप्रेशन से हम लोगों ने जीरो ऑर्डर के लिए क्या लिखा था कि जो ROR होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो K टाइम्स ऑफ
रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर 0 होती है, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर 0। अब रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे Cl2O7, तो यहाँ पे Cl2O7 की पावर 0 के बराबर होगा। अब किसी भी वैल्यू की पावर जब 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब हमें ऐसे क्या पता चल गया कि जो R है वो किसके बराबर है, K के बराबर। R किसके बराबर है, K के बराबर है। और क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि R कितना है 50 mmHg पर सेकेंड। इसका मतलब K भी कितना हो गया 50 mmHg पर सेकेंड। तो आपका पहला आंसर तो ये आ गया कि रेट कांस्टेंट कितना होगा, जितना R होगा। ओके, इसके बाद दूसरा पॉइंट पूछा गया है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2। तो हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन में जाते हैं और इस इक्वेशन में R को और O2 वाले टर्म को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। R को और O2 वाले टर्म को इक्वेट करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू 2/3 dy/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ O2, ये लिखेंगे। ठीक है, अब R कितना दिया था 50, तो R को लिख लीजिए 50, 2/3 dy/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ O2। तो हमें dy/dt चाहिए था, तो dy/dt कितना आ जाएगा भाई, यहां से dy/dt ऑफ O2 कितना आ जाएगा, देखो जरा, देखो 3 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 150, 3 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 150, और 150 का डिवाइड जब 2 से दे देंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 75 mmHg पर सेकेंड। ठीक है, तो O2 की प्रोडक्शन रेट कितनी हो जाएगी 75 mmHg पर सेकेंड। कैसे यूज किया, R को इक्वेट किया इस टर्म के साथ, और R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 50 mmHg पर सेकेंड, तो वहां से हम लोगों ने सोल्व किया और आंसर कितना आ गया 75 mmHg पर सेकेंड। कैसे, 50 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 150, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 150 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 75, 150 का आधा तो 75 ही होता है ना, तो 75 mmHg पर सेकेंड आ जाएगा। थर्ड सवाल, थर्ड में पूछा गया टी हाफ ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है C0 अपॉन में 2k, C0 अपॉन में 2k के बराबर होती है कि नहीं होती। अब भाई यहाँ पे कंसेंट्रेशन तो दे नहीं रखी, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है। तो चलिए कंसेंट्रेशन के टर्म्स बनाने की कोशिश करते हैं, इधर देखना ध्यान से। PV इक्वल्स टू nRT का जब यूज करेंगे, PV इक्वल्स टू nRT, तो वहां से देखिए क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स के नीचे शिफ्ट कर दो, RT को प्रेशर के नीचे, तो P अपॉन में RT इज इक्वल्स टू N अपॉन में V। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसेंट्रेशन होता है, RT कांस्टेंट है और ये इक्वल टू का साइन हटा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन आएगा। ठीक है, RT कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटाया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया, और N अपॉन V क्या होता है कंसेंट्रेशन, तो P प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन आ गया। इसका मतलब अगर RT कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट ही रख रहे हैं, तो वहां से क्या होगा, प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, कंसेंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। तो जितना प्रेशर दे रखा है उसको कंसेंट्रेशन मान सकते हैं। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन माना, कंसेंट्रेशन कितना दे रखा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन C0 का मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है, इनिशियल ये रहा, इनिशियल प्रेशर ऑफ 600 mmHg, तो मतलब C0 की जगह पर कितना रखेंगे 600 mmHg अपॉन, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई K की वैल्यू फर्स्ट पॉइंट में कितनी निकाली हमने 50 mmHg पर सेकेंड, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 mmHg पर सेकेंड। ओके, अब आप देखो mmHg से mmHg कैंसिल, 52 या 100 से 600 कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, और सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 सेकेंड्स। तो जो टी हाफ आएगा वो कितना आएगा 6 सेकेंड्स आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पूछा गया हम लोगों से कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। अब ये रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर है तो क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट होती है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बिल्कुल भी नहीं करती। यहां से देख लीजिए जरा, ROR इज इक्वल्स टू K कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0। अगर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की पावर 0 है तो ये वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी। अगर ये वैल्यू हमेशा 1 रही तो रेट किसके बराबर आ रही थी, हमेशा K के बराबर आ रही थी। रेट हमेशा किसके बराबर आ रही थी, K के बराबर। और K कभी भी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज हमने क्या बताया था, K किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे।
के किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर में तो घटा बढ़ा कुछ हम रहे नहीं, हम तो केवल कंसेंट्रेशन को चेंज कर रहे थे, इनिशियल और फाइनल ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जितना के रहेगा उतनी हमेशा क्या रहेगी, रेट रहेगी। तो यहां से हमें पता चला कि जो आर है ओवरऑल, आर ओ आर ओवरऑल वो किसके बराबर रहेगा, हमेशा के बराबर। तो आर ओ आर ओवरऑल के की वैल्यू कितनी आई थी, 50 mmHg पर सेकेंड। एक आंसर ये हो गया। तो हमारे चारों आंसर आ गए। बहुत आसान सा सवाल था, बस एक बार उन्होंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोला, सबसे पहले हमने आर की टर्म्स में लिखा रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। उसके बाद पहले पॉइंट में हम लोगों ने रेट वाला एक्सप्रेशन लगाया, वहां से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जीरो कर दिया। जीरो क्यों किया, क्योंकि सवाल में गिवन था कि ऑर्डर कौन सा है, जीरो, इसलिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कर दी, जीरो कर दी। तो वहां से पता चला आर के बराबर है और आर की वैल्यू गिवन थी 50 mmHg पर सेकंड, तो के भी कितना हो गया, इतना। उसके बाद दूसरे सवाल में आर और इस वैल्यू को इक्वेट किया, आर की वैल्यू 50 दे रखी थी, इक्वेट करने के बाद में dy/dt ऑफ O2 भी कितना आ गया, 75 mmHg पर सेकंड आ गया। थर्ड इक्वेशन मतलब थर्ड सवाल पूछा गया था टी हाफ ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो टी हाफ की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए कितनी होती है, सी नॉट अपॉन में 2k होती है। तो सी नॉट की वैल्यू कितनी रखी, 600 mmHg रखी, 2 की 2 और k की वैल्यू कितनी आई थी 50 mmHg पर सेकंड। तो 50 mmHg पर सेकंड रखा, सॉल्व किया, टी हाफ कितना आ गया 6 सेकंड। उसका फोर्थ पॉइंट मैंने बताया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, तो k पे डिपेंड करती है। और k किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर से तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, इसका मतलब जो r पहले था वही अब रहेगा। तो ओवरऑल r कितना हो गया 50 mmHg पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब ये सवाल किस पे था, जीरो ऑर्डर पे था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पे मूव करते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसकी भी डेरिवेशन एग्जैक्ट सेम है जैसे हमने प्रोसीड किया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक जनरल रिएक्शन मान ली कि एक रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। t इक्वल्स टू जीरो पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, सी नॉट, और t इक्वल्स टू किसी t टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ct हो गई, ct हो गई। ओके, तो अब हम लोगों ने इसके लिए भी क्या लिखा, रेट वाला एक्सप्रेशन लिखा। तो r इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर। कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर होती है रिएक्टेंट के। अब ये ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 हो गई, इज इक्वल्स टू हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से भी रेट लिख सकते हैं। तो वो क्या हो गया, माइनस dy/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ r रिएक्टेंट। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, अगले स्टेप में इस इक्वेशन मतलब इन दोनों को इक्वेट किया, k इंटू आर इज इक्वल्स टू dy/dt ऑफ r, इन दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद देखो, इक्वेट करने का स्टेप क्या था, माइनस का जो 1/dt है, माइनस का जो 1/dt आपको यहां से दिख रहा है, तो माइनस का dt इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का k dt हो जाएगा। जब dt का मल्टीप्लाई k से करेंगे तो k dt हो जाएगा, साथ में माइनस लगा हुआ इसलिए ये क्या हो गया, माइनस का k dt हो गया। अब ये जो r है वो dr के नीचे तो जाएगा भाई, जब ये dt यहाँ आ जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, तो r वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा dr अपॉन में r हो गया। ओके, अब हम लोगों ने क्या किया, इस पे इंटीग्रेट कर दिया विद लिमिट, इंटीग्रेट कर दिया लिमिट चढ़ाते हुए। तो देखो जरा क्या हुआ, टाइम हमारे पास क्या क्या था, दो ही टाइम तो थे, एक तो जीरो टाइम था और एक टी टाइम था। तो जीरो टाइम लिखा, अपर ये लोअर लिमिट है जब रिएक्शन शुरू हुई थी, और टाइम टी तक हमने रिएक्शन तो देखा है, तो जीरो से टी टाइम तक हमने देखा और माइनस के डी टी अंदर इंटीग्रेट के कर दिया। उसके बाद इक्वल्स टू उस तरफ जब हमने देखो क्या किया, जीरो टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी है, सी नॉट, जीरो टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी है, सी नॉट, तो जीरो पे कंसेंट्रेशन कितनी है, सी नॉट, और टी टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी है, सी टी, तो टी टाइम पे कंसेंट्रेशन कितनी कर दी, सी टी कर दी। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ln ct माइनस ln c नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अगर आपको समझना है कि ये इंटीग्रेट कैसे हुआ तो आप जरा ध्यान से देखो, इधर माइनस के k को इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का k क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। dt का इंटीग्रेशन होता है t, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है। तो आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट t है तो एक बार t की जगह पे t रखेंगे, माइनस एक बार t की जगह पे जीरो रखेंगे, तो t माइनस जीरो क्या हो जाएगा, t तो होगा, तो अंदर t बचेगा और बाहर माइनस k था तो क्या आ गया, माइनस का kt आ गया। ठीक है, उसके बाद dr अपॉन में r, तो 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x, क्या होता है
ln x, और ln क्या होता है, जब log को e बेस पे लेते हैं तो क्या बोल देते हैं, ln बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln r आ जाएगा, क्या आ जाएगा ln r इसके अंदर, क्योंकि d 1/x मतलब 1/r dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln r। अब उसको भी लिमिट में कन्वर्ट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार ln के साथ में ct आएगा और एक बार ln के साथ में c नॉट आएगा। अब ct अपर लिमिट है तो पहले आएगा ln ct माइनस, फिर लोअर लिमिट क्या है c नॉट, तो माइनस टाइम्स ऑफ ln c नॉट आ जाएगा। तो उस तरीके से मैंने इक्वेशन को लिख दिया, ln ct माइनस ln c नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के kt। अब हम लोगों ने क्या किया, इस माइनस के ln c नॉट को उधर शिफ्ट कर दिया, उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे उधर शिफ्ट किया तो माइनस की वैल्यू प्लस की हो गई, तो माइनस की वैल्यू किसकी हो गई, प्लस की हो गई, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक इक्वेशन आ गया, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ln ct इज इक्वल्स टू ln c नॉट माइनस के kt। अब ct क्या था, किसी टाइम t पे कंसेंट्रेशन, और c नॉट क्या थी, इनिशियल कंसेंट्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ से क्या एक्सप्रेशन आ गया, ln ct इक्वल्स टू ln c नॉट माइनस kt। अब इसे एक फॉर्म में और भी लिख सकते हैं, तो ln में लिखा हुआ है, अगर मुझे इसे log में लिखना है तो क्या करना पड़ता है, हम सबको पता है ln से log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई किया है तो दोनों तरफ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया, log ct इक्वल्स टू log c नॉट माइनस kt अपॉन में 2.303। आप करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ओके, ठीक है। तो ln से log में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई। तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ये ln के टर्म्स में आया और ये log के टर्म्स में आया। ln के टर्म्स में सिंपल फॉर्मूला होता है, log के टर्म्स में क्या करते हैं, kt में 2.303 से क्या करते हैं, 2.303 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो एक ये log के टर्म्स में फॉर्मूला आ गया। अब आप एक चीज और चेक कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, ये जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बोली थी, इसमें एक चीज नोट करिए आपने कि ln a माइनस ln b का फॉर्मूला क्या होता है, ln a माइनस ln b का फॉर्मूला होता है ln ऑफ a अपॉन b, ln ऑफ a अपॉन b। तो देखो ct को a मानो, c नॉट को b मानो, तो ln ऑफ a अपॉन b क्या हो जाएगा, ln ऑफ ct अपॉन में c नॉट, ln ऑफ ct अपॉन में c नॉट, जो कि किसके बराबर था, माइनस kt के बराबर, माइनस kt के बराबर। तो अगर यहां से मुझे केवल विदाउट एनी ln और log ct या c नॉट की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे आएगी, ct इक्वल्स टू हो जाएगा c नॉट मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस kt। ओके, ct इक्वल्स टू c नॉट माइनस e की पावर kt। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए तीन फॉर्मूलेज देख लिए, एक ln के टर्म्स में, एक log के टर्म्स में, और एक ना तो ln हो और ना ही log हो, तो उसके टर्म में क्या आ जाता है, ct इक्वल्स टू c नॉट मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस kt। ओके, उसके बाद आप देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड दिख रहा है, ये रे, ये इक्वेशन सेकंड है। इस इक्वेशन सेकंड से देखो जरा, अभी ये क्या लिखा हुआ है, ln ct अपॉन में c नॉट इक्वल्स टू माइनस के kt, ln ct अपॉन में c नॉट इक्वल्स टू माइनस के kt। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब ln में माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है ना, ln या log में, तो log के अंदर की वैल्यू या ln के अंदर की वैल्यू उल्टी हो जाती है। जब ln के साथ में या log के साथ में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके अंदर की वैल्यूज क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो जब इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी ct ऊपर है, c नॉट नीचे, तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो c नॉट ऊपर आ जाएगा और ct नीचे आ जाएगा, और ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। और जब ln ने माइनस को खाया तो इसे उल्टी हो गई, क्या हो गई, उल्टी हो गई। तो c नॉट ऊपर आ गया और ct नीचे आ गया। ठीक है, तो यहां से हमें एक्सप्रेशन दिख गया ln c नॉट अपॉन में ct इक्वल्स टू kt, ln c नॉट अपॉन में ct इज इक्वल्स टू kt। तो यहां से एक फाइनल एक्सप्रेशन आया जो बहुत ज्यादा यूज होगा बोर्ड के सवालों को करने में। वो क्या आ गया, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log c नॉट अपॉन में ct, log c नॉट अपॉन में ct। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log c नॉट अपॉन में ct। और इस इक्वेशन में कौन सा नाम दे रहा हूं मैं, थर्ड इक्वेशन बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन हम लोगों ने कर ली, कुछ इस तरीके से हमारी डेरिवेशन रहेगी। और हमें कितने फॉर्मूले मिल गए, 1 2 3 और 4 फॉर्मूले मिल गए, ध्यान रखना। ओके, इसके बाद जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ निकाला था, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ निकालेंगे। तो
अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाफ लाइफ होता क्या है, और जो दोबारा से देख रहे हैं, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है वो भी देख रहे हैं, तो वो भी उनका रिकॉल हो जाएगा, उनका रिवाइज हो जाएगा। तो सुन लीजिए हाफ लाइफ क्या होती है। तो ऐसा टाइम, सुन लो, ऐसा टाइम जिस पे इनिशियल कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की, या फिर एक ऐसा टाइम जिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा टाइम जिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के जस्ट आधी हो जाए। ठीक है, ऐसा टाइम जिस पे रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी, भूल गया मैं, दोबारा सुन लो। एक ऐसा टाइम जिस पे किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाए, आधी हो जाए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। ओके, एक बार और बोलूं, सुन लो ध्यान से। एक ऐसा टाइम जिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या किसी भी स्पेसी की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कह दीजिए या किसी भी स्पेसी की कंसंट्रेशन कह दीजिए, अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाए, आधी हो जाए। जैसे अगर मान के चलो पहले वो 100 था और अब किसी टाइम पे वो 50 हो जाए, तो उस टाइम को क्या कहेंगे, हाफ लाइफ कहेंगे उसका। ठीक है, तो किसी भी स्पेसी की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन के जब आधी हो जाती है तो उस टाइम को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। ओके, तो अब उसको कहने का मतलब क्या, अगर उसे मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे कि टाइम कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है, इसलिए टी हाफ कह रहे हैं उसको, और टी टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी हो जाए, आधी हो जाए, मतलब सी टी इक्वल्स टू क्या हो जाए, इनिशियल का आधा। इनिशियल तो सी नॉट था, देखो भाई, जीरो टाइम पे सी नॉट था और जीरो टाइम पे इनिशियल होता है, तो सी नॉट का आधा हो जाए, मतलब इनिशियल का आधा हो जाए। तो आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में टी की जगह पे t1/2 लिख देंगे। t1/2 ये सिंबल होता है, t की जगह पे t1/2 लिख देंगे और ct की जगह पे क्या लिख देंगे, c0/2 लिख देंगे, c0/2 लिख देंगे। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, t हाफ, देखो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे जब t हाफ आएगा तो t हाफ को इधर शिफ्ट किया, के नीचे आ गया, t हाफ को इधर शिफ्ट किया, के नीचे आ गया। उसके बाद ct की जगह पे जब c0/2 लिखेंगे, c0/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखो जरा, 2 ऊपर पहुंच गया, के को नीचे ले आए, टी हाफ इधर आ गया, सी नॉट से सी नॉट कैंसिल, ये कितना हो गया, log 2 बचा, केवल क्या बचा, log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, 0.3010। तो जब 0.3010 का मल्टीप्लाई 2.303 से करते हैं तो कितना आएगा, 0.693, कितना आएगा, 0.693 अपॉन के। तो हमारी जो फाइनल टी हाफ की वैल्यू आती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो कितनी आती है, जो हमारी फाइनल वैल्यू आती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ के लिए, वो कितनी आती है, 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के। और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ln2 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0.6932। वैसे तो पूरी वैल्यू होती है 0.6932, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू तो 0.693 और 0.693 में कोई फर्क भी नहीं आएगा, पॉइंट का फर्क है बस। तो 0.693 अपॉन के भी लिख सकते हैं या फिर ln2 अपॉन के भी लिख सकते हैं। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई, 0.693 अपॉन के, या फिर आप कह सकते हैं ln2 अपॉन के। ठीक है, अब यहां से क्या पता चला, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू निकाली तो यहां पे कंसंट्रेशन का तो टर्म ही नहीं आया, कंसंट्रेशन का तो टर्म ही गायब, कंसंट्रेशन सफा। अब जब कंसंट्रेशन ही नहीं है, देखो ये वैल्यू भी कांस्टेंट, जीरो, ये तो नंबर है, नंबर तो कांस्टेंट रहता है, और के की वैल्यू तो टाइम के साथ साथ चेंज होती नहीं, तो ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब टी हाफ हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। वही मैंने लिखा है कि जो टी हाफ होगा वो सी नॉट की पावर 0 के प्रोपोर्शनल होगा, और सी नॉट की पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप ध्यान रखेंगे, जीरो ऑर्डर में टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारा टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है ही नहीं, बिकॉज टी हाफ की वैल्यू में कंसंट्रेशन का टर्म तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या आप कह सकते हैं कि टी हाफ सी नॉट पे इंडिपेंडेंट रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, उस पर इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए, तो हमारा टी हाफ भी हो गया।
उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। एग्जांपल्स तो अगर बहुत सारे हैं लेकिन मैं केवल 2 ही लिख रहा हूं। पहला ये है कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है सारी की सारी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सारी की सारी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। उसके बाद दूसरी देखिए, दूसरा एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब आप समझते ही होंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात हो रही है। जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2 तो एज अ रिएजेंट वर्क करता है, उसके साथ कैटलिस्ट क्या होता है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है। तो पूरा रिएक्शन कैसे लगता है, H2/NiPtPd, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन भी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ओके जब आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर। ओके तो एग्जांपल दोबारा सुन लीजिए, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। और जितनी भी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन होती है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो रिएक्शन कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ओके अब आइए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लास्ट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं, मतलब थ्योरी में, एप्लीकेशंस अभी पढ़ेंगे। तो ग्राफ्स देखते हैं, इसका अभी थ्योरी का आखिरी पोर्शन है ग्राफ। आपको ग्राफ खींचने आने चाहिए। देखो मैंने जैसे ये सारी चीजें लिख रखी थी, हम लोगों ने डेरिवेशन लिख रखी थी, हम लोगों ने फॉर्मूला भी मैंने पहले ही ड्राइव करके बोर्ड पर लिख दिया था, है ना। कुछ एग्जांपल भी मैंने बोर्ड पर लिख दिए थे। उस तरीके से मैंने ग्राफ को नहीं लिखा, मैं चाहता तो ग्राफ को भी ड्रॉ कर देता और आपको बताया था ऐसे ऐसे याद कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें रटने के लिए हो जाएंगी, जैसे पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक, ज्यादातर चीजें उसमें रटेंगे ही हम, तो इतनी सारी चीजें रटने के लिए हो जाएंगे, तो कुछ चीजें अगर समझ लेंगे तो हमारा लोड कम हो जाएगा। इस वजह से मैं ग्राफ्स को बनाना सिखा दूंगा, जिससे आप अगर उन्हें याद नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आप जब इक्वेशन याद रखेंगे, इक्वेशन से आप ग्राफ को हल खींच देंगे। तो अगर किसी को कोशिश करनी है कि ये 5 ग्राफ है, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ है, ये चौथा है और ये 5वां, ये 5 ग्राफ है। अगर किसी को ये 5वां ग्राफ खींचना है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा समय खुद को दे ले और ग्राफ को खींच दे। ओके अदरवाइज फिर जब मैं अभी बना रहा हूँ इन ग्राफों को तो आप उनको ग्राफ को चेक कर लेना, अगर आपके सही हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और अगर एक आध ग्राफ आपको दिक्कत कर रहा है तो आप यहाँ से सीख लेना। ओके चलिए तो ग्राफ्स को ड्रॉ करना सीखते हैं, किस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। देखो जरा, LNCT और T के बीच में ग्राफ खींचना है, LNCT और T के बीच में ग्राफ खींचना है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस होती है और वर्टिकल y एक्सिस, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ पे देखो जरा, ये इक्वेशन दिख रही है आपको, पहली वाली इक्वेशन, इसमें ये रहा LNCT, ये रहा LNC0 माइनस के KT। अब आप एक चीज चेक करो, x एक्सिस पे क्या है, KT है, इसका मतलब t के साथ में जो वैल्यू होगी वो स्लोप होगा, t के साथ में जो वैल्यू होगी वो तो स्लोप होगा ना भाई। और स्लोप क्या है, देखो माइनस का k, माइनस का k, और जब भी माइनस की वैल्यू आती है तो स्लोप कैसे जाता है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जाता है स्लोप। इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि ग्राफ कैसा खिंचेगा, ऐसा खिंचेगा, ऐसा खिंचेगा, लेकिन कहां से खिंचेगा ये कौन डिसाइड करता है, इंटरसेप्ट। कौन डिसाइड करता है, इंटरसेप्ट, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें ना तो t का टर्म आया ना ही LNCT का टर्म आया है, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब ये y एक्सिस पर ऊपर की तरफ जगह घेरेगी। किस तरफ जगह घेरेगी, ऊपर की तरफ। और कितनी घेरेगी, LNC0। LNC0 की जितनी वैल्यू होगी, ग्राफ पहले y एक्सिस पर उतना ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद स्लोप नीचे की तरफ आएगा। ओके तो जरा देखिए कैसे होगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला, LNC0 इंटरसेप्ट है, तो LNC0 ग्राफ ऊपर चढ़ेगा पहले। तो चलिए ग्राफ को ऊपर चढ़ा लेते हैं, मान के चलो LNC0 की वैल्यू इतनी रही, ठीक है, पता तो है नहीं। तो ये कितनी वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई है, ये LNC0 हो गया। मतलब ग्राफ पहले LNC0 ऊपर चढ़ा, उसके बाद नेगेटिव स्लोप के साथ कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो इसका स्लोप कैसा था, नेगेटिव, और स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, स्लोप की वैल्यू माइनस के आ गई। ओके
स्लोप कितना आ गया माइनस का के, जो कि हमने यहाँ से फील किया कि एक्स एक्सिस पे क्या था, टी था, एक्स एक्सिस पे टी था और टी के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्लोप होगी। अब स्लोप कैसा था, माइनस का के, तो माइनस की वैल्यू क्या डिनोट करते हैं कि ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, तो ग्राफ नीचे आ गया। और कितना ऊपर जाके ग्राफ नीचे जाएगा वो कौन डिसाइड करता है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट क्या था, ln c नॉट। अब कैसे पता चला कि ln c नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि देखो हमने ग्राफ खींचना था ln ct और t के बीच में, ln ct और t के बीच में, तो ऐसी वैल्यू जिसमें ना तो ln ct आए और ना ही टाइम आए वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। आप देखो ना तो इसमें टाइम आया है और ना ही ln ct है, इसलिए क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू। और कांस्टेंट क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो पहले ग्राफ में ln c नॉट ऊपर चढ़ेंगे, उसके बाद स्लोप को स्लोप नेगेटिव बोल दिया हमने, तो ग्राफ ln c नॉट ऊपर चढ़ने के बाद में नीचे आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ln ct और t के बीच में। उसके बाद हमें ग्राफ खींचना है ct और t के बीच में, ct और t के बीच में, तो कौन सी इक्वेशन आएगी, ये वाली, ct इक्वल्स टू c नॉट मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस के टी। अब आप देखो जब एक्सपोनेंशियल टर्म नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा खिंचता है, ऐसा। ये हम मैथमेटिक्स में सीख जाते हैं, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अच्छे से बनाना, ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, मतलब ऐसे कर्व की तरह गया है नीचे। उसके बाद हमें ग्राफ बनाना है टी हाफ और इनिशियल कंसेंट्रेशन के बीच में, हाफ लाइफ और कंसेंट्रेशन। तो अभी भी क्या बोला, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। स्टेटमेंट देख लीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो भाई ग्राफ अगर मतलब टी हाफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा तो ग्राफ कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, क्योंकि भाई डिपेंड ही नहीं करता, जब डिपेंड ही नहीं करेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप आएगा ही नहीं, कुछ स्लोप तो जीरो आएगा फिर। तो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। उसके बाद हमें ग्राफ खींचना है ROR और कंसेंट्रेशन के बीच में, मतलब रेट में और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। तो आइए इक्वेशन पे ले चलता हूं मैं, इस वाली पे, इस वाली इक्वेशन को देख पा रहे हैं आप। तो ये ROR है, ये ROR है और ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। अगर कांस्टेंट आएगा तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा, आ गया प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो यहाँ पे केवल कितना बचा, ROR प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, ROR प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन। तो ROR प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, अगर ROR कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा खिंचेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि स्लोप फिर इंटरसेप्ट तो होगा ही नहीं। तो ग्राफ कैसा खिंच जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए यहां से समझ में आया कैसे लिखा मैंने, देखो ROR इज इक्वल्स टू KR था। अब K तो टाइम के साथ साथ हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इक्वल टू और K को एक साथ मिक्स करके हमने अल्फा लगा दिया, अल्फा प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन। तो अल्फा किसके बराबर आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ R के बराबर, क्योंकि पावर 1 है तो कंसेंट्रेशन R, तो कंसेंट्रेशन ऑफ R ही रहेगा। तो R किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो यही हमसे पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसेंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचो। अब ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो जितनी तेजी से अगर इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब जैसा जैसा ग्राफ इधर बढ़ेगा वैसा ही सिमेट्री में इधर बढ़ेगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से ही तो आएगा भाई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब अगला ग्राफ हमारा लास्ट ग्राफ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ खींच दो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ खींच दो। तो जरा यहां से इक्वेशन को देखते हैं कि हमने लिखा था R इज इक्वल्स टू K R की पावर 1, ठीक है। चलो ROR लिख लेते हैं पूरा, इससे आपको समझ में आ जाएगा ROR। अब किसी t टाइम पे अगर बात करें तो वैल्यू कितनी थी, ct थी, तो K मल्टीप्लाइड बाई ct, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ct की वैल्यू को पुट कर देता है, तो ये क्या आ जाएगा, K इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई C नॉट e की पावर माइनस के टी, e की पावर माइनस के टी आ गया। अभी बताया अगर एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर नेगेटिव होती है तो ग्राफ कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा। तो फाइनल आंसर भी क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो 5 ग्राफ बना लिए, ln ct और t के बीच में, ct और t के बीच में, t हाफ और इनिशियल कंसेंट्रेशन के बीच में, ROR और कंसेंट्रेशन के बीच में, और ROR और टाइम के बीच में। ग्राफ बनाना बहुत डिटेल में सिखाया है मैंने, तो अगर आपको याद करने का तो वैसे झंझट ही खत्म, आप इक्वेशंस को याद करके जाइए, बस इक्वेशन से ही अपने आप ग्राफ आ जाएंगे। तो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर का सवाल कर लिया, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन सीख ली, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करना सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने दो एग्जांपल याद कर लिए, रेडियो एक्टिव रिएक्शन सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर होती है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है, और 5 ग्राफ सीख लिए। ओके, तो इसके बाद हम लोग अब एप्लीकेशंस ऑफ, इसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की
एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशंस देखते हैं आप। चलिए, तो अब हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, कि फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो आइए पहली एप्लीकेशन की तरफ देखते हैं। पहली एप्लीकेशन होती है फॉर X% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है, इस एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई रिएक्शन इतनी परसेंट हो रही है तो उसमें टाइम कितना लगेगा। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन 20% हो रही है तो कितना टाइम लगेगा, कोई रिएक्शन 35% हो रही है तो कितना टाइम लगेगा, 40% हो रही है तो कितना टाइम लगेगा। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि कितनी परसेंट रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला ही है, डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, T ऑफ X%, मतलब X% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन में 100 माइनस X। अब परसेंट की बात की गई है तो इनिशियली तो 100% ही होगा, उसके बाद कितना हुआ है उसको 100 में से घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया, T ऑफ X% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग 100 अपॉन में 100 माइनस X। जितनी परसेंटेज पूछी गई है उसको 100 में से घटा दो। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन होती है अमाउंट ऑफ स्पीसीज लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स। तो ये पूछा जाता है कोई स्पीसी अगर रिएक्ट कर रही है तो कितनी हाफ लाइफ के बाद वो कितनी बचेगी। ठीक है, कि अगर मान के चलो उसकी कोई स्पीसी रिएक्ट कर रही है, फिर पूछा जाता है 4 हाफ लाइफ के बाद में कितना बचेगा, 6 हाफ लाइफ के बाद में कितना बचेगा, 2 हाफ लाइफ के बाद में कितना बचेगा। तो ये भी एप्लीकेशन किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो इसमें आप क्या बताते हैं कि n हाफ लाइफ के बाद कोई स्पीसी कितनी बचेगी। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Ct वो टाइम है जिस टाइम पे हम लोग बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। तो वो क्या होता है, Ct इक्वल्स टू C0 1/2 की पावर n। अब ये जो n है वो n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ है किसी भी स्पीसी की, उसको उसकी पावर चढ़ा देते हैं हम किसके ऊपर, 1/2 के ऊपर। तो n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब भाई ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आएगा कहां से, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का फॉर्मूला होता है टोटल टाइम अपॉन में हाफ लाइफ, टोटल टाइम अपॉन में हाफ लाइफ टाइम। तो टोटल टाइम t से दिखाते हैं और t हाफ तो आपको पता ही है क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। तो जब टोटल टाइम में t हाफ से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाती है। ओके, तो दो एप्लीकेशन हमें पढ़नी है मेजर। पहली X% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, आपसे पूछा जाता है कि 20% रिएक्शन कितने टाइम में होगी, 30% रिएक्शन कितने टाइम में होगी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि अगर किसी स्पीसी की 4 हाफ लाइफ है तो 4 हाफ लाइफ के बाद में उसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, वो स्पीसी कितना बचेगी, तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, Ct इक्वल्स टू C0 1/2 की पावर n, जहां पे n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम अपॉन में t हाफ। ओके, चलिए तो अब इस सवाल को डील करते हैं। ये सवाल बोला गया है, ये सवाल हमसे पूछा गया कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको बताना है कि 99% रिएक्शन अगर हो रही है, 99% रिएक्शन में मतलब मान के चलो कोई रिएक्शन हो रही है और वो पहले 10% होगी, 20% होगी, 30% होगी, तो वो ये पूछ रहा है कि जब रिएक्शन 99% होगी तो उसमें लगने वाला टाइम, देखो इस सवाल को हिंदी में बताया था, इस सवाल में क्या रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि 99% रिएक्शन होने में जो टाइम लगेगा वो इस रिएक्शन के टी हाफ के कितना गुना होगा। ठीक है, दोबारा समझ लो, ये कह रहा है सवाल में कि 99% रिएक्शन होने में जो टाइम लगेगा वो टी हाफ का कितना गुना होगा, टी हाफ का कितना गुना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले X% का सवाल दे रखा है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले को लगा के। परसेंटेज रखिए 99% कि 99% होने में कितना टाइम लगेगा, तो देख लेते हैं। इस वाले फॉर्मूले को लगा देते हैं। x की जगह पे जहां पे x दिख रहा है वहां पे कितना रखना है, 99.9 रखना है। तो X% की जगह पे 99.9% आ जाएगा। तो T ऑफ 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K लॉग, ऊपर तो 100 आएगा और नीचे कितना आएगा, 100 माइनस 99.9, 100 माइनस 99. चलो लिख देता हूं, 100 माइनस 99.9। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन में 0.1।
100 में से 99.9 जाएंगे तो 0.1 ही तो बचेगा, तो 0.1। अब क्या कर रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, अभी कितना हो गया 1000। तो देखो 2.303 लॉग, अब 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3, लिख सकते हैं 10 की पावर 3 अपॉन के। अब आपको पता है लॉग ऑफ a की पावर b क्या होता है, b लॉग a, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2.303, अब ये पावर आगे आ जाएगी log 10 अपॉन के। ओके, और ये किसकी बराबर चल रहा है, T99.9% के बराबर चल रहा है। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहां से हम लोग क्या करते हैं, के की वैल्यू यूज कर लेते हैं। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से हमारी के की वैल्यू आ जाएगी 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 3, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो log 10 को हटा दीजिए, अपॉन टी ऑफ 99.9%, ये तो आएगा, तो भाई ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, T1/2 इज इक्वल्स टू कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693 अपॉन के, होता है कि नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से के की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखो जरा के की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये तो ऊपर आ गया 0.693 अपॉन के की वैल्यू देखो 2.303 इंटू 3। अब ये T99.9% नीचे आ रहा है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, T ऑफ 99.9%। ओके, और ये किसके बराबर है, T1/2 के बराबर। अब मुझे बताना है कि जो टाइम लगा 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में वो टी हाफ के कितने टाइम्स होगा। तो हम क्या निकालना है यहाँ से, T99.9% की वैल्यू टी हाफ के टर्म्स में निकालना है, वही आंसर होगा। तो यहाँ से टी ऑफ 99.9% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये तो वैल्यू एज इट इज रही, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू टी हाफ अपॉन में 0.693। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 बार जाएगा, एग्जैक्ट 10 वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके, और 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, T99.9%, ये आपका आंसर हो जाएगा। कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और उसको कंप्लीट होने में 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो उसके टी हाफ के 10 गुना होता है। ये आपका आंसर आ गया। सवाल कैसे किया, पहले फॉर्मूला लगाया पहला वाला, यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड कर ली, के की वैल्यू इतनी आई, फिर टी हाफ का फॉर्मूला जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी हम लोगों ने ड्राइव किया था उस तरफ, वो क्या था, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो उस वैल्यू, उस फॉर्मूले में हमने के की वैल्यू को पुट कर दिया पहली इक्वेशन से, और जब पहली इक्वेशन से के की वैल्यू को पुट किया उसके बाद रीअरेंज किया क्वेश्चन को किस फॉर्म में, T99% को टी हाफ के टर्म्स में कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो हमारे पास आंसर क्या आया कि जो T ऑफ 99.9% है वो कितना है, 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ये आपका पहला आंसर आ गया। अब ऐसे ही दूसरा सवाल आपको करना है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो जरा, दूसरे सवाल में ये बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है ये रेशियो T50% अपॉन T25% फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सीधा मैं सॉल्व करके दिखता हूं, देखो जरा, T50% की अगर बात की जाती है तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे कितना दिख रहा है आपको, 50%। तो पहले आप 50% के लिए पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर 25% के लिए पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो लगाते हैं। तो सबसे पहले के आता है, क्या आता है ऊपर भाई, 2.303 अपॉन के, पहले 50% की लग रहा हूं, तो 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन में 100 माइनस 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन में 100 माइनस 25, ये तो होगा भाई। अब देखो ये पूरी वैल्यू कट गई, दोनों कट गई, यहां पे क्या बचेगा, लॉग 100 अपॉन 50, तो यहां पे क्या बचेगा, लॉग 100 अपॉन 50 डिवाइडेड बाई लॉग 100 अपॉन में 75, ऐसी तो कुछ बचेगा भाई, ठीक है। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो
यहां से क्या आएगा देखो, यहां से लिख देंगे log 2 अपॉन ये 25 से 4 बार चला जाएगा, ये 25 से 3 बार चला जाएगा, तो हो जाएगा log 4 अपॉन 3। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, लॉग को आप जब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे दिखा देता हूं। देखो log 2 की वैल्यू तो होती है 0.30 तक ही छोड़ देते हैं, अपॉन log a अपॉन b क्या होता है log 4 माइनस log 3, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 log 2 मतलब 0.60 माइनस 0.47। ठीक है, तो 0.30 अपॉन 0.13 आ जाएगा ये। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 13 2 जा 26, 4 2 पॉइंट और ये हो गया 40, 13 3 39। हाँ, तो आंसर कुछ आएगा 2.39 के समथिंग, मतलब 2.4 लिख देते हैं सीधा। ठीक है, 2.4 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल क्या है कि ए और बी डिफरेंट केमिकल स्पीसीज हैं, ए और बी डिफरेंट केमिकल स्पीसीज हैं अंडरगोइंग फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। ध्यान रखो, ये अब हम फॉर्मूले तभी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूले तभी लगा सकते हैं जब फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा तब। तो यहां पे बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर, अंडरगोइंग फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन विद हाफ लाइफ इक्वल टू 5 सेकेंड और 7.5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स और 7.5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, ए के लिए हाफ लाइफ 5 सेकेंड है और बी के लिए हाफ लाइफ 7.5 सेकेंड्स है। ओके, तो आगे देखिए, इफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2, इनिशियल कंसेंट्रेशन C0 ऑफ ए डिवाइडेड बाई C0 ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 3:2 है। तो कैलकुलेट कीजिए कि CA अपॉन CB एट टाइम t, किसी टाइम t पे CA अपॉन CB की वैल्यू बताइए कब, जब हाफ लाइफ कितनी दे रखी हो ए की हाफ लाइफ दे रखी हो 3। ठीक है, मतलब n वैल्यू जो n है वो a के लिए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो आपको बताना है CA अपॉन में CB की वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखते हैं इस सवाल को भी। समझ में आया सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि दो स्पेसीज हैं ए और बी जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन में जाते हैं, जिसमें हमें पता है कि ए की हाफ लाइफ 5 सेकेंड है और बी की हाफ लाइफ 7.5 सेकेंड है। ए की हाफ लाइफ 5 सेकेंड है और बी की 7.5 सेकेंड है। और उसमें बोला गया है कि जो इनिशियल कंसेंट्रेशंस का रेशियो है दोनों का, जो इनिशियल कंसेंट्रेशन ली है दोनों की, उनका रेशियो कितना आता है, 3:2 आता है। तो आपको किसी टाइम टी पे दोनों की कंसेंट्रेशन की रेशियो बताना है, कब, जब ए की नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी हो, 3 हो। ठीक है, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास भाई, गिवन इंफॉर्मेशन तो यही हो गई ना हमारे पास कि एन ऑफ ए कितना है, 3। तो हमें पता है कि एन ऑफ ए कितना है हमारे पास, 3 है। और टोटल टाइम हमें पता नहीं है, टोटल टाइम हमें पता बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज करके टोटल टाइम निकालना, क्योंकि देखो ए के लिए टी हाफ दे रखा है 5 सेकेंड, एन की वैल्यू दे रखी है ए के लिए कितनी, 3, तो यहां से टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर दूं, एन की जगह पे, एन की जगह पे लिख देंगे टोटल टाइम अपॉन में टी हाफ इक्वल्स टू 3। अब टी हाफ कितना था, 5, तो टी अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 3। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 15 सेकेंड आ गया भाई, टोटल टाइम 15 सेकेंड आ गया। अगर टोटल टाइम 15 सेकेंड आ गया तो हम लोग बी के लिए भी नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो बी के लिए टी हाफ गिवन है और टोटल टाइम हमारे पास आ ही गया। तो देखो टी हाफ गिवन है, टोटल टाइम आ गया, तो एन बी भी आ जाएगा। तो एन बी क्या हो जाएगा, यहां से एन बी क्या हो जाएगा, टोटल टाइम अपॉन में टी हाफ, और टोटल टाइम कितना है 15, और टी हाफ कितना है बी के लिए 7.5, तो एन बी कितना आ गया 2। तो मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ ऑफ बी कितनी है 2 और ए कितनी है 3। चलिए अब यहां तक तो हमारा काम खत्म हो गया, अब हमें एक्चुअल फॉर्मूले पे आना है। तो एक्चुअल फॉर्मूला को जिस तरीके से लिखा हुआ है, तो अगर मैं सी ए एट टाइम टी लिखता हूं तो वो क्या होगा, सी ए इनिशियल 1/2 की पावर हाफ लाइफ ऑफ ए, ये लिखेंगे। उसके बाद अगर मैं बी लिखता हूं
तो सी बी एट टी टाइम इज इक्वल्स टू सी बी एट इनिशियल टाइम 1/2 की पावर एन बी। ठीक है, और इन दोनों का हमसे क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया है, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ओके, डिवाइड कर दिया। एन ए एन बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, बस अब वैल्यूज पुट करनी है। तो जब ये इसको लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सी ए अपॉन में सी बी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन में सी बी एट इनिशियल टाइम मल्टीप्लाइड बाई 1/2 की पावर कितना, एन ए कितना था, 3 था, डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर एन बी कितना निकाला, 2 निकाला। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला गया था इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3/2। इनिशियल कंसेंट्रेशन 0 वाली होती है, मतलब सी अपॉन में सी बी कितना दे रखा था, 3/2। तो यहाँ पे यूज कितना करेंगे, 3/2 यूज कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का क्यूब लिख रखा है, इसका मतलब 1/8 अपॉन 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। ठीक है, तो यहां से देखो 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया, 3/4 आंसर आ गया। किसके लिए, सी ए अपॉन में सी बी एट टाइम टी, जो हमसे पूछा गया था। ओके, तो इस सवाल को कैसे किया हम लोगों ने, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स ऑफ बी निकाल ली। कैसे निकाली कि हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स ऑफ ए दे रखी थी 3, वहां से हमने टी हाफ का यूज करके टोटल टाइम निकाल लिया, कितना आया, 15 सेकंड। और वही टाइम किसके लिए यूज कर लिया, बी के लिए यूज किया, और बी के लिए हमें टी हाफ पता था, तो फॉर्मूला लगाया ये वाला, यहाँ से हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स ऑफ बी कितना पता चल गई, 2 पता चल गई। फिर हम लोगों ने ए और बी के लिए सेपरेट फॉर्मूला लिखा, उन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, उन दोनों को डिवाइड किया, इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में आ गई, वैल्यूज को पुट किया और आंसर कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब ये 3/2 कहां से आया, अगर ये दिक्कत कर रही है तो देखो ये 0 का मतलब क्या होता है, इनिशियल टाइम। इनिशियल के लिए क्या बोला गया है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3/2। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन रेशियो सी ए अपॉन में सी बी रेशियो ही होता है, वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/2, तो 3/2 यूज कर ली, 4 से 8 को 2 बार काटा और आंसर कितना आ गया, 3/4 आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट ऑर्डर की एप्लीकेशंस को भी खत्म कर लिया, कुछ 2-3 सवाल किए। ठीक है, हर एक एप्लीकेशन पे हमने, देखो इस वाली एप्लीकेशन पे हमने 2 सवाल किए, इस वाली एप्लीकेशन पे हमने 1 सवाल किया, और 1 सवाल ही अच्छा कर लिया जिसमें सारी चीजें यूज हो गई कि क्या नहीं दे रखा होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैसे नॉर्मल सवाल कैसे आएगा कि आपको 2 वैल्यूज पता होंगी, आंसर बताना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी विद एप्लीकेशंस, विद ग्राफ, विद डेरिवेशन। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को आखिरी तक देखा। तो अगर आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।